आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना के अंदर जो राष्ट्रवादी आंदोलन भड़के थे या उन क्षेत्रों में आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुए थे उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। सबसे पहले इंडो चाइना का अर्थ क्या होता है। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी तनाव से पहले हम इंडो चाइना का अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ होता है तीन देशों का मेल, यानी कि जो ये इंडो चाइना शब्द है ये तीन देशों के मेल से बना है। इसके अंदर लाओस, वियतनाम और कंबोडिया तीन देश शामिल थे। लाओस, वियतनाम व कंबोडिया। इंडो चाइना, लाओस, वियतनाम व कंबोडिया तीन देशों के मेल से बना है। इन क्षेत्रों पर चीनी साम्राज्य का प्रभुत्व था जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। यहाँ पर यूरोपीय शक्तियां प्रभावशाली थी। इन्होंने इन क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। तो इंडो चाइना तीन देशों के मेल से बना है। वो तीन देश कौन से हैं? लाओस, वियतनाम व कंबोडिया। और यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व था। उन्होंने इन देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बना लेना, किसी देश की राजनीति पर, उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेना, उपनिवेशवाद कहलाता है। फिर आगे है उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन। जो यहाँ पर जिन देशों ने इन्हें अपना उपनिवेश बना रखा था उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझा और इन देशों के कल्चर को हीन समझा। तो उन्होंने क्या किया, जो सभ्यता का मिशन था, सभ्यता के मिशन के अंदर क्या आता है कि जो अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, उनका मानना था हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा विकसित है और ये जो देश हैं, जो हमारे उपनिवेश हैं या गुलाम हैं, उनकी सभ्यता हीन है। तो इन लोगों को हमारे कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उससे इनको परिचित होना चाहिए। और इनकी जो सभ्यता संस्कृति है वो निम्न दर्जे की है, इसलिए उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया ताकि वो अपने कल्चर से दूर होते चले जाएं, उनके अंदर हीन भावना जागृत हो जाए और वो यूरोपीय जो कल्चर है उसका गुणगान करें, उसको और भी ज़्यादा डेवलप करें, अपने साम्राज्य में, अपने क्षेत्र में उन चीज़ों का विस्तार हो। तो ये है उपनिवेशकारों का सभ्यता मिशन। उपनिवेशकार यहाँ पर कौन थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी। उपनिवेशकारों का सभ्यता मिशन, और इस सभ्यता मिशन का क्या पर्पस था? अपने अधीन क्षेत्रों के ऊपर अपने कल्चर, अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को जबरदस्ती थोप देना, उन लोगों के अंदर अपने सभ्यता के प्रति हीन भावना जागृत कर देना। अपनी संस्कृतियों को थोपने के लिए इन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए, जबरदस्ती इन लोगों के ऊपर अपनी भाषा, अपनी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया। लेकिन शिक्षा को लागू करने के विषय में भी इनके अंदर मतभेद था कि यहाँ पर कौन सी शिक्षा लागू की जाए और कितनी लागू की जाए। जो फ्रांसीसी, वियतनाम के अंदर जो फ्रांसीसी शिक्षा लागू की गई थी, इसके अंदर लोगों में मतभेद था। वियतनाम में जो शिक्षा लागू की गई थी, वियतनाम के अंदर फ्रांसीसी शिक्षा को लागू करने में दो मतभेद थे। एक तो ये था कि भाई अगर यहाँ पर लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए तो वो हमारे अपोजिट खड़े हो जाएंगे, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया तो उनके अंदर स्वतंत्र होने की भावना जो है वो प्रबल हो जाएगी और फिर यहाँ पर हम अपने साम्राज्य को नहीं चला पाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि भाई इनके लिए जरूरी था कि यहाँ कुछ लोग पढ़े लिखे हों ताकि वो इनके काम में हाथ बटा सकें। इनको जो साम्राज्य को चलाने के लिए जो क्लर्क चाहिए थे, डॉक्टर चाहिए थे या टीचर, उन छोटे छोटे पदों पर उनकी भर्ती की जाए ताकि वो अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से यहाँ पर चला सकें। इसलिए इन लोगों के बीच में मतभेद था कि भाई कितनी शिक्षा दी जाए और किस तरह से इनको शिक्षित किया जाए
कि ये शिक्षित भी हो जाएं थोड़े बहुत, लेकिन इनके अंदर स्वतंत्रता की जो भावना है वो जागरूक ना हो, ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो। इसलिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने इन क्षेत्रों को सभ्य बनाने पर बल तो दिया, लेकिन वो इनको इतना ज्यादा डेवलप भी नहीं करना चाहते थे कि भविष्य में ये लोग जाकर इनके विरुद्ध खड़े हो जाएं। अब वियतनाम के अंदर 1/3 लोग ही थे जो कि स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। पढ़ाई करने के दौरान जो अंतिम वर्ष होता था उस समय ज्यादातर बच्चों को फेल कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल 1925 की बात है भाई, ये 1925 में टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 1.7 करोड़ थे यहाँ पर, और उनमें से 1925 में एग्जाम देने वाले बच्चे जो थे 1.7 करोड़ थे, और इसमें से केवल 400 जो बच्चे थे वही पास हुए, बाकी सारे के सारे बच्चों को फेल कर दिया गया। तो यहाँ पर बच्चे शिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन अंतिम वर्ष में उनको फेल कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल 1925 में 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, और उसमें 400 बच्चे जो थे वो पास हुए, बाकी सारे बच्चे उसके अंदर फेल हो गए। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा नीति को लागू किया, सभ्यता मिशन को लागू किया, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के बच्चे पढ़ें और इनके अपोजिट खड़े हो जाएं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसी शिक्षा नीति अपनाई गई जिससे यहाँ के कल्चर का विकास तो हो, लेकिन इतना जो इन उपनिवेशकारों के विरुद्ध ना हो, इनके अपोजिट जाने की क्षमता उनके अंदर ना हो। फिर यहाँ पर एक और भी घटना घटित होती है, हमोई की घटना। हमोई के अंदर फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे उनको साफ सुथरा बनाने के लिए, वहां पर विकास करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने वहां पर सीवर जो व्यवस्था होती है उसको लागू किया, ताकि जो पानी का निकास है वो अच्छी प्रकार से हो सके, क्योंकि ये जो क्षेत्र था यहाँ पर फ्रांसीसी आबादी ज्यादातर थी, यानी कि जो फ्रांसीसी जो लोग थे वो रहते थे। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर सीवर व्यवस्था लागू की गई, लेकिन ये व्यवस्था लागू होने के बाद में जो सीवर के माध्यम से जो चूहे थे वो बहुत ज्यादा पनपने लगे, और अब उनके सीवर से होते हुए वो देश के या नगर के बहुत सारे भागों में आ जा सकते थे। तो ये समस्या विकट हो गई कि भाई कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो जो फ्रांसीसी सरकार थी जिसने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रखा था, उन्होंने एक रणनीति अपनाई कि भाई जिन क्षेत्रों में चूहे अधिक हैं वहां पर उन्होंने जो वियतनाम के जो लोग हैं उन्हें लालच देकर कि भाई आपको 2000 रुपए के समथिंग आपको पैसे दिए जाएंगे, आप अपने क्षेत्र में जो चूहे हैं आप उनको पकड़कर ले आएं। और लाने के लिए क्या होता था कि चूहे को पकड़कर उसकी पूंछ काटकर उनको दिखानी पड़ती थी कि भाई हमने इतने चूहे पकड़े हैं। अब लोगों के अंदर लालच पैदा हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इसे ही अपने रोजगार का पर्पस बना लिया कि भाई चूहे पकड़ने हैं और इनको दिखाना है और बदले में हमें पैसे मिलेंगे। अब लोग इतने स्मार्ट थे कि पैसे के लालच में आकर उन्होंने चूहों को मारना तो बंद कर दिया, बदले में उनकी पूंछ काटकर उनको छोड़ दिया जाता ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो, उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाए और उनका ये रोजगार चलता रहे। और वो उसकी पूंछ काटकर दिखा देते थे कि भाई हमने इतने चूहे यहाँ पर पकड़े हैं। अकेले 30 मई को यहाँ पर 20,000 चूहे पकड़े गए। 30 मई को यहाँ पर 20,000 चूहे पकड़े गए, यानी कि जो लोग थे उन्होंने इसको अपने रोजगार का एक माध्यम बना लिया कि चूहे पकड़ने हैं बदले में हमें पैसे मिलेंगे। तो ये घटना कहाँ की है, ये हमोई की घटना है। यहाँ पर फ्रांसीसी सरकार ने विकास के नाम पर जो सिविल व्यवस्था चालू की थी वहां से चूहे पनपने शुरू हो गए, और इस कंडीशन से परेशान होकर वियतनाम के जो लोग थे उनको ये काम दिया गया कि भाई आप इनको पकड़ो। और 30 मई को 20,000 चूहे वहां पर पकड़े गए, और उसके बाद में लोगों ने क्या किया, उसी को अपना रोजगार बना लिया। बाद में इस चीज को बंद कर दिया गया। फिर आगे यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है हुइन फूशो का। हुइन फूशो ये एक महान राष्ट्रवादी होते थे। ये थोड़े से अजीब से चाइनीज टाइप के नाम हैं, इनको लर्न करने में दिक्कत होगी आपको। हुइन फूशो ये हुआ आंदोलन के संस्थापक होते थे। हुआ आंदोलन के संस्थापक थे ये।
हुइन फुसो ने कौन सा आंदोलन चलाया था? हुआ आंदोलन, और ये इसके संस्थापक थे। इस आंदोलन को कब शुरू किया गया? 1939 में इन्होंने शुरू किया था। 1939 में हुआ आंदोलन को शुरू किया गया, और ये एक अलग टाइप की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जादू टोने में विश्वास रखते थे, उसके माध्यम से जो गरीब लोग थे उनकी ये सहायता करते थे। इन्होंने बालिका वधुओं की जो खरीद या बेचने का जो काम होता था उसको बंद करवाया, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने अफीम या फिर शराब के जो नशीले पदार्थों का व्यापार होता था उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई कि भाई ये हमारे हित में नहीं है, हमारा जो यूथ है इसकी वजह से भ्रष्ट होता जा रहा है। तो इन्होंने अपने देश के अंदर राष्ट्रवादी भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इनको इनके कामों की वजह से, क्योंकि ये जादू टोने में भी विश्वास रखते थे और राष्ट्रवादी भावना के भी समर्थक थे, और इनको इनकी भावनाओं की वजह से वहाँ के जो लोग हैं पागल बोंजा इनको कहते थे। क्या नाम दिया गया इनको? पागल बोंजा, क्योंकि इनका जो काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इनको पागल बोंजा कहा गया, और उसके बाद में जब इनको इलाज के लिए पागल खाने में भेजा गया, वहां पर जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया, थोड़े दिन के बाद वो भी इनका अनुयायी बन गया। इनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और इनके साथ रहना शुरू कर दिया। बाद में फ्रांसीसी सरकार ने मान लिया कि भाई ये पागल नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है और इनकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको अपने देश से, अपने क्षेत्र से इनको निष्कासित कर दिया, और इनको बदले में कहाँ भेज दिया गया? लाओस भेज दिया गया। जानबूझकर इनको लाओस भेज दिया गया कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर इसके बाद में काफी समय तक ये वहां रहे, लेकिन राष्ट्रवादी भावना के विकास के लिए भी ये वहां पर भी अग्रसर रहे। फिर अगला पॉइंट जो है हमारा वो बनता है कि उपनिवेशवादी जो भावनाएं थी, उपनिवेश के विरुद्ध में जो भावनाएं थी, उनके विकास के अंदर जो धार्मिक रीति रिवाज थे या जो धार्मिक भावनाएं थी या धार्मिक विचार थे, उनका क्या योगदान था? धार्मिक विचारों का इसके अंदर क्या योगदान था? तो यहाँ पर क्या है कि 1868 में कुछ विद्वानों ने विद्रोह किया था। 1868 में विद्वानों ने विद्रोह किया कि भाई हमें भी स्वतंत्र होना है, जबरदस्ती हमें अपना गुलाम बनाया गया है, हमारे जो धार्मिक हमारी रुचि है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबरदस्ती हमारे ऊपर यूरोपीय सभ्यता को या कल्चर को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि वियतनाम के अंदर बौद्ध और उपनिवेशवादी विचारधाराएं जो थी, कन्फ्यूशियस जो विचारधाराएं थी, रीति रिवाज थे, वो यहाँ पर प्रचलित थे। यहाँ पर बौद्ध मत के जो लोग थे बौद्ध धारा से प्रचलित थे या बौद्ध धारा से प्रभावित थे, और उसके बाद में यहाँ पर कन्फ्यूशियस जो रीति रिवाज थे यहाँ के लोग उसी को फॉलो करते थे, और जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया ताकि ईसाई धर्म के प्रसार को रोका जा सके। यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे ना, उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को शुरू कर दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बनाया जा सके और अपने साम्राज्य और अपने क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। लेकिन जो धार्मिक जो गुरु थे उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और उसमें 1868 में विद्वानों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया ताकि इस धारणा को बदला जा सके। ये 1867 से लेकर 1940 तक एक महान राष्ट्रवादी हुए फान बोई चाउ। फान बोई चाउ, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था हुइन फूसो, ये बिल्कुल वैसे ही थे। इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म है 1867 में इनका जन्म होता है। महान राष्ट्रवादी थे। 1940 में इनकी डेथ हो जाती है। भाई 1867 में जन्म होता है, 1940 में इनकी डेथ हो जाती है। ये क्या थे? वियतनामी राष्ट्रवादी थे।
वियतनामी राष्ट्रवादी थे। लोगों को जागरूक करने का इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया। जैसे किन्ने किया था, हुइन फूसो ने जैसे अपना योगदान दिया था, वैसे ही इन्होंने भी योगदान दिया था। 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी का इन्होंने गठन किया था। कब किया था? 1903 में एक पार्टी बनाई थी, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी संगठन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्टी थी जिसने लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस पार्टी के मुखिया का जो भार था वो किसको दिया गया? राजकुमार पुआंग को। जो राजकुमार पुआंग थे वो इसके मुखिया बने। राजकुमार पुआंग, इसके इस लेसन के अंदर जितने भी नाम दिए गए हैं वो सारे के सारे चाइनीज टाइप हैं, थोड़े डिफिकल्ट हैं बट लर्न हो जाएंगे, डोंट वरी। तो ये जो पार्टी बनाई गई थी, रिवोल्यूशनरी संगठन जो बनाया गया था, किसने बनाया था? फान बोई चाओ ने बनाया था। राष्ट्रवादी थे, वियतनामी राष्ट्रवादी, और इन्होंने 1903 में राजकुमार पुआंग को इस पार्टी का मुखिया घोषित कर दिया। फिर आगे क्या होता है कि वियतनाम के अंदर जो फ्रांसीसी शासक थे उनके बीच में किस प्रकार से मतभेद बढ़ गए या किस प्रकार उन्होंने मुक्ति पाने का प्रयत्न किया, क्योंकि इन क्षेत्रों के ऊपर फ्रांसीसियों का पूरा अधिकार था। यहाँ की सभ्यता संस्कृति को खत्म करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। यहाँ पर जो शिक्षा लागू की वो भी इनके हित में नहीं थी। फिर फ्रांसीसी सेना और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ। फ्रांसीसी सेना ने क्या किया? वियतनामियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना पनपने लग गई थी। लोग अब आजादी के लिए संघर्ष करने लग गए थे। बहुत सारे संगठन बन चुके थे, बहुत सारी पार्टियां बन चुकी थी जिन्होंने देश को आजाद कराने का प्रयत्न किया। तो फ्रांसीसी सेना ने क्या कर दिया? वियतनाम के ऊपर अब आक्रमण कर दिया। और ये जो संघर्ष था दोनों के बीच में, जो संघर्ष था वो 8 वर्ष तक, यानी कि जो संघर्ष था वो 8 साल तक चलता है। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है किसी भी क्षेत्र में अगर कोई युद्ध होता है, और जो इतने लंबे टाइम तक जो संघर्ष चलता है तो जाहिर है कि कितना जन और धन की यहाँ पर हानि हुई होगी। तो इस दौरान ये जो संघर्ष था बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर लोग मारे गए। ये संघर्ष बहुत लंबा चला। और फिर यहाँ पर जो दिएन और वियन थे, बियन फू को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। कौन था ये? फ्रांसीसी शासक था, फ्रांसीसी अधिकारी था जिसका यहाँ पर युद्ध चल रहा था वियतनाम के अपोजिट। दिएन बियन, जिसकी यहाँ पर हार हुई थी। दिएन और बियन, जिसकी यहाँ पर हार हो गई थी। यहाँ पर इसने सेना का नेतृत्व किया था, ये हार गया था। और फिर जो फ्रांसीसी कमांडर था हेनरी, जनरल हेनरी जो फ्रांसीसी कमांडर था, उसने घोषणा की थी, जनरल हेनरी, ये फ्रांसीसी कमांडर था, वे इसने घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी इस युद्ध में जीत जाएंगे। इसने लोगों को, अपनी सेना को, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी कि भाई हम बहुत जल्दी इस युद्ध को जीतने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 7 मई 1954 की बात है, 7 मई 1954 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ये इसकी हिस्ट्री में। 7 मई 1954 को जो वियतनाम मिन्ह नाम है, ये अजीबोगरीब नाम है थोड़े से, वियतनामिन्ह, जो वियतनामिन्ह थे, इन्होंने 1000 नहीं था, 16,000 था ये, 16,000 के समथिंग इन्होंने जो फ्रांसीसी सैनिक थे उनको पकड़कर बंदी बना लिया। किसने बनाया? जो वियतनामिन्ह थे, जिन्होंने वियतनाम की सेना का नेतृत्व किया था, उन्होंने 7 मई 1954 को 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को इसने बंदी बना लिया। और इसके अलावा एक जनरल और 16 कर्नल जिनको इसने बंदी बनाया था, उसमें सैनिक कितने थे? 16,000। और उसके बाद में एक जनरल था, 16 कर्नल थे और 1749 के समथिंग अफसर थे। इतने फ्रांसीसी अफसर थे जो जिन्होंने सेना का संचालन वहां पर किया था। इन सबको बंदी बना लिया गया, पकड़ लिया गया इनको, जिसके साथ में निर्णायक
जो कि इस युद्ध के अंदर निर्णायक भूमिका निभाती है कि भाई इतने सारे फ्रांसीसी सैनिकों को, अधिकारियों को बंदी बना लिया गया, किसके द्वारा? वियतनाम की सेना के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी हार थी, बहुत ही शर्मनाक की हार थी फ्रांसीसी सेना के लिए। इस युद्ध के पश्चात बहुत ज्यादा जन और धन की हानि होती है, कितने सारे इनके सैनिक मारे जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, अफसरों को पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद में जो फ्रांसीसी सेना होती है वो हार मानती है और वो वियतनाम को छोड़कर चली जाती है। अब वियतनाम से फ्रांसीसी सरकार के जाने के बाद में जो वियतनाम है उसका 2 भागों में डिवीजन हो जाता है भाई, 2 भागों में बंटवारा हो जाता है इसका। 2 भाग कौन से थे? एक तो दक्षिणी वियतनाम और एक उत्तरी वियतनाम। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम के अंदर राजतंत्र की स्थापना होती है। वियतनाम की विजय के बाद में ये 2 भागों में बट गया। जो दक्षिणी वियतनाम है वहां पर बाओ डाई जो उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था? बाओ डाई। बाओ डाई यहाँ पर गद्दी पर बैठा हुआ था, उसको यहाँ से गद्दी से निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया गया कि भाई आप इसके लायक नहीं हैं। उसको हटाकर डीएम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? डीएम के नेतृत्व में यहाँ पर निरंकुश शासन की स्थापना कर दी गई। इसके बाद में क्या होता है? जो एनएलएफ होता है उसका मेन पर्पज है यहाँ पर कि ये जो 2 क्षेत्रों में वियतनाम का बंटवारा हो गया है, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम, तो उसका मकसद था कि भाई राष्ट्रवाद की भावना का विकास करके जैसे तैसे इन दोनों क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया जाए, तो इस क्षेत्र का विकास जो है और भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही ये खबर अमेरिका को मिली कि भाई यहाँ से फ्रांसीसी सेना तो जा चुकी है, उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है, अब ये 2 भागों में बंट चुका है। यहाँ पर जो दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पर कन्फ्यूशियस जो विचारधारा है वो चली हुई है। अब अमेरिका भयभीत हो जाता है कि अगर ये दोनों क्षेत्र एक हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि इसको यहीं पर, इस एकीकरण को यहीं पर रोक दिया जाए। अगर एकीकरण हो गया तो ये एक शक्ति के रूप में कर सामने आएगा और यहाँ पर ये जो विचारधारा है कन्फ्यूशियस विचारधारा वो और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। इसलिए अब अमेरिका ने क्या कर दिया? अमेरिका ने अपनी जो सेनाएं थी वो यहाँ पर युद्ध के लिए भेज दी, जबकि अमेरिका के लोग इसके अपोजिट थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर युद्ध हो, लेकिन फिर भी जो इसके आला अधिकारी थे उन्होंने इस बात को नहीं माना और जबरदस्ती उन्होंने अपनी सेना को इसके वियतनाम के विरुद्ध युद्ध के अंदर उतार दिया, और वो भी अपने ही लोगों के विरोध के बाद में। और उन्होंने क्या किया? युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारे जैसे फास्फोरस बम है उसका प्रयोग किया गया, और इनको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किए। यहाँ पर जो नापाम जो बम थे उनका प्रयोग किया गया, फास्फोरस बम का प्रयोग किया गया, साथ में जो एजेंट ऑरेंज है उसका प्रयोग किया गया। एजेंट ऑरेंज क्या होता है? एजेंट ऑरेंज ये एक प्रकार का केमिकल होता है भाई, जिसका एक प्रकार का रसायन होता है। इन्होंने रासायनिक युद्ध किया यहाँ पर सेना को हराने के लिए, वियतनाम की सेना को हराने के लिए अमेरिका ने क्या किया? रासायनिक युद्ध किया। उन्होंने क्या किया? एजेंट ऑरेंज का यूज किया। ये एक प्रकार का केमिकल होता था जिसका छिड़काव वियतनाम के जंगलों में जो पेड़ थे ना उनके ऊपर किया गया। ये छिड़काव होने के बाद में जो पेड़ पौधे थे पूरी तरह से खत्म हो गए, उनकी पत्तियां गिर गई और उसके बाद में वो बिल्कुल खत्म हो गए। मेन पर्पस क्या था कि युद्ध के दौरान जो वियतनाम की सेना है वो यहाँ पर जाकर छिप ना सके, दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर ये यूज किया था। जो इसके ट्रंक होते थे ना जिसके अंदर इनको रखा जाता था उसके ऊपर ऑरेंज कलर की पट्टियां होती थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? एजेंट ऑरेंज का इसको नाम दिया गया। फिर इन्होंने यहाँ पर इतने जो बम होते थे उनका प्रयोग किया, यहाँ पर रसायनों का छिड़काव किया, हर भरपूर कोशिश की गई कि इस क्षेत्र को जल्दी से तबाह कर दिया जाए और यहाँ पर इस एकीकरण को रोक दिया जाए। लेकिन फिर भी वियतनाम की सेना ने भरपूर इसके अपोजिट जो लड़ाई थी उसको लड़ा, और उसके बाद में अमेरिका की बहुत शर्मनाक एक किस्म की आप हार मान के चलिए कि वो संधि के लिए यहाँ पर मजबूर हो जाता है। और फिर दोनों के बीच में 1973 को दोनों के बीच में संधि हो जाती है, शांति संधि। किस किस के बीच में? वियतनाम और अमेरिका के बीच में शांति की संधि हो जाती है। और जो डीआरवी सेना थी उसने साइगोन के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। किसने किया? जो डीआरवी की जो सेना थी ना यहाँ पर
कर उसने जो साइगोन का जो क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उसके बाद में उसका उस क्षेत्र का जो नाम था वो हो ची मिन्ह कर दिया गया। ये जो क्षेत्र था, जो साइगोन वाला क्षेत्र, उसको हो ची मिन्ह कर दिया गया, हो ची मिन्ह। और ये जो थे ये वहां के राष्ट्रपति थे और साम्यवादी परंपरा के विचारक थे। वियतनाम के ये राष्ट्रपति थे। साम्यवादी जो भावना थी उससे ये प्रेरित थे और इसके विचार और विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर 1976 में वियतनाम में समाजवादी और गणराज्य की यहाँ पर स्थापना की गई। कब की गई? 1976 में यहाँ पर गणराज्य की स्थापना कर दी गई। गणराज्य मतलब लोगों का राज्य, यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कब की गई? 1976 में की गई। 1973 में तो शांति संधि हो गई दोनों देशों के बीच में, और उसके बाद में 1976 को इस क्षेत्र को गणराज्य घोषित कर दिया गया। तो यहीं पर ये जो युद्ध था या ये जो आंदोलन थे वो सारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। पूरा लेसन यहाँ पर कवर अप हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि इंडो चाइना में कैसे राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी, किन देशों का ये मेल था और लोगों ने कैसे संघर्ष किया, और जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने कैसे इस क्षेत्र को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि हुइन फूसो है जो कि हुआ आंदोलन के संस्थापक थे, और फान बोई चाउ थे। इन्होंने अपने देश को, अपने क्षेत्र को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इस लेसन के अंदर वही जो नाम है वो थोड़े से बड़े ही अजीब टाइप के हैं, लेकिन एक दो बार आप इसको रीड करोगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये पूरा कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा और पूरी जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट थे वो हमने कवर अप किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में।